लगातार बढ़ रहे हैं और राज्य में भी स्थिति कुछ अच्छी है नहीं। 17,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। आप समझ सकते हैं कि हर जगह पर किस तरह की स्थिति है। कहीं ऑक्सीजन की कमी है, कहीं दवाई की कमी है, कहीं जो मरीज हैं वो बेहाल पड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से जो तस्वीर है वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, चाहे उदयपुर हो, कोटा हो या जयपुर हो, तमाम जगह से हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है। सबसे पहले जयपुर से आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष, कल का दिन भी अच्छा नहीं रहा। 17,269 मामले और जयपुर में तो 3,000 के करीब। हमेशा यही हो रहा है पिछले कुछ दिनों से। आशुतोष, आखिर मामलों पर ब्रेक लगे तो कैसे, और क्या 3 तारीख के बाद कुछ बड़े फैसले होंगे? क्या कुछ कड़े फैसलों के साथ सरकार को आना होगा अगर मामलों को रोकना है तो? देखिए, बिल्कुल कोरोना के लिहाज से राजस्थान में जो स्थिति है पूरी तरीके से बेकाबू दिखाई दे रही है। और आंकड़ों के हिसाब से अगर इसको समझने की कोशिश करें तो कल का जो दिन था वो पहला ऐसा दिन जब 24 घंटों में दर्ज होने वाले सबसे अधिक जो केस हैं वो राजस्थान में दर्ज किए गए। तमाम रिकॉर्ड कल टूट गए नए संक्रमितों के और 17,000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। ये नए संक्रमितों के मामले थे। जहाँ तक मौतों की बात करें, 158 जो नए कोरोना संक्रमित हैं उनकी मौत दर्ज की गई बीते 24 घंटों में। ये बहुत भयावह तस्वीर है पूरे राजस्थान के लिए। हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो प्राणवायु है वो लोगों को अस्पतालों में मिल सके। जो ज़रूरी इंजेक्शन है, जो जीवन रक्षक इंजेक्शन है रेमडेसिविर, वो लोगों को मिल सके। ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हालात काबू में होते हुए नज़र अभी तक नहीं आ रहे। मेडिकल एक्सपर्ट अपने अपने स्तर पर तरह तरह की जो बातचीत है, तरह तरह की जो राय है वो सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से रेमडेसिविर इंजेक्शन की किस तरीके से लगाया जाए, किस मरीज़ को ज़्यादा आवश्यकता है और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इनको लेके बहुत ज़्यादा स्थिति साफ कर रहे हैं। क्योंकि अमूमन अभी तक हो ये रहा था कि जो अस्पताल में मरीज़ पहुंच रहा था उसको ऐसा लग रहा था कि अगर उसको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो उसकी ज़िंदगी नहीं बच पाएगी, जबकि स्थिति ऐसी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं, बहुत सारी ऐसी स्टेज होती है, किस मरीज़ को ये लगाना चाहिए, किस मरीज़ को इसको नहीं लगाना चाहिए, किसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जिनको लेकर स्थिति साफ कर रहे हैं हमारे मेडिकल एक्सपर्ट। दूसरी बड़ी बात, इन सब के बीच में तमाम जो नकारात्मक खबरें सामने आ रही थी, एक डराने वाली जो खबरें सामने आ रही थी आंकड़ों के लिहाज से, उसमें सबसे बड़ी जो राहत है, पहली बार ऐसा देखा गया कि 24 घंटे में 10,964 जो लोग हैं उन्होंने कोरोना को मात दी, कोरोना से हराया, उन्होंने वो रिकवर्ड हो चुके हैं। ये राजस्थान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बेशक बड़ी संख्या में नए मामले दर्ज हो रहे हैं संक्रमितों के, लेकिन 10,964 24 घंटे में रिकवर होना ये कहीं ना कहीं राहत देता है। यानी कि जिस सोच के साथ राजस्थान चल रहा था, जिस सोच के साथ राज्य सरकार चल रही है, वो कहीं हद तक सफल होते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉकडाउन जैसी स्थिति की गई, एक आंशिक लॉकडाउन लगाया गया, कर्फ्यू लगाया गया, लोगों का मूवमेंट बंद किया गया और वीकेंड कर्फ्यू जैसी जो प्रयोग थे ये किए गए। तो ये आने वाले दिनों में कितने कारगर होते हैं ये स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि अभी तक आंकड़ों के लिहाज से बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। राजस्थान की बात करें, जयपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें, जोधपुर की बात करें, ये सबसे ज़्यादा कोरोना प्रभावित जिले हैं जहाँ पे अभी भी स्थिति काबू में नज़र नहीं आ रही है। जहाँ तक संसाधनों की बात की जाए, इस समय चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, सबसे बड़ी समस्या ये है कि ऑक्सीजन वाला बेड मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो पोर्टल है सरकार की तरफ से बनाया गया है, जिस पे ये जानकारी दी जा रही है कि किस अस्पताल में बेड है, किस अस्पताल में आईसीयू है, वहाँ आंकड़े सटीक नहीं आ पा रहे, जिससे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री की हेल्प डेस्क बनाई गई है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है, लोगों को सही जो जगह है वो मिल पा रही है इलाज के लिए। एक और बात राजधानी जयपुर के लिहाज से, क्योंकि इलाज के लिए सबसे बड़ी जगह है, इलाज के लिए यहीं का रुख करते हैं। बीलवा में एक कोविड का सेंटर बनाया गया है बड़ी संख्या में, जहाँ पे जो मरीज हैं भर्ती हो सकते हैं। एक व्यवहारिक समस्या आ रही है वो ये कि शहर से बहुत दूरी पर है, तकरीबन 35 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर इस सेंटर को बनाया गया है। अब इतनी दूरी पर किसी मरीज का इस हालात में जाना और अगर वहाँ पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, फिर जयपुर के अन्य अस्पतालों में भटकना और अगर उसकी हालत इस बीच गंभीर हो जाती है, ये थोड़ी सी व्यवहारिक समस्या है। और एक और समस्या कि वहाँ पे मेडिकल स्टाफ की कमी आने वाले दिनों में हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे मरीजों की संख्या वहाँ पे बढ़ेगी, हमको चिकित्सक चाहिए होंगे, हमें मेडिकल स्टाफ चाहिए होगा, हमको नर्सिंग स्टाफ चाहिए होगा। जो बातें आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है और कहीं ना कहीं देखिए जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने कही और उस पर हमारे दर्शकों को भी सोचना चाहिए, कोरोना के मामले जरूर आ रहे हैं लेकिन इन सब के बीच पॉजिटिव बात यह है कि 10,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। तो इन चीजों
मुद्दों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बनिए रहिए आप हमारे साथ। कोटा से हमारे सहयोगी हिमांशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, कोटा की ही एक ब्रेकिंग अभी थोड़ी देर पहले आई कि रेमडेसिविर की बड़ी खेप यहां पर पहुंची है। तमाम बातों के बीच सबसे बड़ी राहत की बात फिलहाल वहां के मरीजों के लिए यह है। क्या है कोटा की सिचुएशन अभी फिलहाल, हिमांशु? देखिए खुशबू, फिलहाल कह सकते हैं कि कोटा के लिए जो ये खबर है ये अच्छी है निश्चित तौर पर कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बड़ी खेप है वो यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि बीते लंबे समय से रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्राइसिस कोटा में लगातार बना हुआ था और इस क्राइसिस की वजह से कहीं ना कहीं जो बड़ी दिक्कतें हैं जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनके इलाज को लेकर के कोटा मेडिकल कॉलेज समेत जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें आ रही थी। और फिलहाल कह सकते हैं कि ये बड़ी खेप जब पहुँची है तो सभी क्रिटिकल पेशेंट्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन लग पाएगा। इसके साथ में दूसरी एक अच्छी खबर ये कह सकते हैं कि आज से कोटा यूनिवर्सिटी में एक कोविड केयर सेंटर की शुरुआत की जानी है। आज उसकी शुरुआत होनी है। 400 बेड के साथ में ये कोविड केयर सेंटर 400 बेड के साथ में कोविड केयर सेंटर कोटा यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया है, क्योंकि बीते 6 दिन से कोटा के किसी भी सरकारी और किसी भी प्राइवेट अस्पताल में एक भी क्रिटिकल पेशेंट को भर्ती नहीं किया गया है। कोटा मेडिकल कॉलेज में एक भी पेशेंट को भर्ती नहीं किया गया है। और ऐसे में क्योंकि सबसे बड़ा जो दिक्कत था, सबसे बड़ी क्राइसिस थी ऑक्सीजन बेड की थी, जो लगातार हम उठा भी रहे थे। और अब ऐसे में वैकल्पिक इंतजाम ये किया है कि कोटा यूनिवर्सिटी में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया, जहां पर जो माइल्ड क्रिटिकल जो पेशेंट्स हैं उनको एडमिट किया जाएगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ में उनको वहां पर ट्रीट किया जाएगा और पूरी की पूरी जो टीम है वहां पर होगी। फिलहाल मेरे साथ में एक सीनियर डॉक्टर है जो कोटा के हालातों को बताएंगे, डॉक्टर सुधीर उपाध्याय, जो लगातार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोविड को लेकर के जो अपनी ड्यूटी है वो कर रहे हैं। सर, फिलहाल मौजूदा हालात कोटा के क्या कहेंगे, कितने चिंताजनक है, क्योंकि लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है और अब स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि बिना इलाज के लोग दम तोड़ने लगे हैं। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन सबसे बड़ा क्राइसिस है। आपने बिल्कुल कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे कोटा नहीं, मैं पूरे राजस्थान को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ, कुछ सूत्र देना चाहता हूँ। हम केवल सरकार के प्राइवेट अस्पताल के भरोसे न रहें। अब ये होम क्वारंटाइन और सेल्फ क्वारंटाइन की स्थिति है। सरकार में व्यवस्था नहीं है, हमें खुद जागरूक होकर समाज के स्तर पर व्यवस्था करनी है। केवल 1% मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत है और जो ऑक्सीजन उसे 1% में से भी आधे 5 लीटर पर व्यवस्थित हो जाते हैं। एक आता है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो अखबारों में भी आ रहा है, आपके चैनल पे भी आ रहा है। मेरा ये कहना है कि वार्ड वाइज व्यवस्था सामाजिक रूप से की जाए। समाज को जगना पड़ेगा, हमें जगना पड़ेगा। जो खांसी जुकाम का मरीज है वो ये मान के चले कि उसको कोरोना है, वो घर के बाहर ना निकले, केवल अस्पताल दिखाने जाए और सेपरेट रूप में दिखाने जाए जो पास में हो जाए अस्पताल हो, और वो सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए स्वयं, और उसका घर पूरा अपने आप सेल्फ क्वारंटाइन हो जाए और 14 दिन का क्वारंटाइन हो जाए। अब व्यवस्था क्या करनी है कि उसकी जांच कराई, वो कोरोना पॉजिटिव आ गया तो वो दवाई के लिए जाता। आप देखें, मेरे यहाँ भी सरकारी अस्पताल में भी सब जगह देखें, आपका कोरोना का मरीज बाजार में घूम रहा है, उसके परिवार वाले घूम रहे हैं, एक वो पॉजिटिव होता है 10 पॉजिटिव आ जाते हैं। इसलिए गुणात्मक संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एक पॉजिटिव होते ही 5-6 जितने होते हैं वो सब घर में पॉजिटिव आ जाते हैं, और वो पॉजिटिव उसमें एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकते हैं। तो पूरे घर को क्वारंटाइन सेल्फ करना पड़ेगा, समाज के रूप से करना पड़ेगा। आपने बजट दिया है, हर वार्ड के अंदर 2 करोड़ 5 करोड़ का बजट बढ़ा दिया है। मेरा ये कहना है वार्ड पे आप वार्ड के स्तर पे काम करें, सरपंच के रूप में करें, ग्राम इकाई के रूप में करें। आप एक कमेटी बना लें। जितने चुनाव में खड़े हुए थे, जीते हारे से मतलब नहीं है, जीता तो वार्ड पार्षद बन गया, सरपंच बन गया, उसमें जितने खड़े थे वो मेंबर यानी कि वो सक्रिय हैं, समाज में सेवा करना चाहते, उसके साथ 15-20 जने और समाज के जोड़ लिए जाएं, जिसमें भामाशाह भी हो सकते हैं, जिसमें समाज सेवी भी हो सकते हैं, उसकी कमेटी बना दी जाए और उस फंड से, चाहे वो सरकार का फंड हो, चाहे उस बाढ़ का इकट्ठा हुआ वो फंड हो, उससे 5 से 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदें। किसी के पास ऑक्सीमीटर नहीं है, बाजार में नहीं मिल रहा, उसके पास पैसे नहीं है, दवाई के पैसे नहीं है, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके खाने की व्यवस्था, वो बाहर खाना खाने जाएगा, बाहर निकलेगा तो कोरोना फैलेगा। खाने की व्यवस्था वार्ड करेगा, खाड़ की वो कमेटी करेगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को उसके प्रोवाइड कराएगी, उसको किराए पे दे दो। बहुत अहम जानकारी आपने हमें दी, लेकिन इन सब के बीच में एक अहम सवाल ये है कि जो माइल्ड सिम्टोमेटिक है वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों आ रही है कि पेशेंट जब क्रिटिकल होता है तो वो ऑन बेड पहुंच जाता है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना गिर जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन 80% तक पहुंच जाता है और वो डेथ के करीब पहुंच बिल्कुल आपने सही सवाल करा। हमारा अनुभव पिछले कोरोना वायरस से था। पिछला कोरोना वायरस बड़ा धीरे चलता था, ये बहुत फास्ट चलता है। मेरा इसमें ये कहना है, सारे डॉक्टरों से कहना है कि हम पुराने वायरस के अनुभव से 4-5वें दिन हम स्टेरॉइड दे रहे हैं।
हम कहते हैं रेमडेसिविर 5वें दिन लगाएंगे, हम कहते हैं हम स्टेरॉयड हम 5वें दिन लगाएंगे। उस थ्योरी को छोड़ दें। मेरा पिछला अनुभव है, मैंने 1000 से 5000 के बीच में गिनती नहीं कह सकता, लेकिन जिसके भी थोड़ा सा मुझे लगा, हमारे डॉक्टर सुभाष मेहता जी हमारे इंचार्ज हैं, उनको एक दिन के बुखार में CT स्कोर 10 पहुंच गया। 10 का मतलब मॉडरेट हो गया, और तीसरे दिन वो वेंटिलेटर पे आने की स्थिति हो गई। हालांकि बाईपैप पे काम चला गया, 15 दिन से अस्पताल में भर्ती है, खुशी की बात है, वो ठीक हो रहे हैं। लेकिन हमने पहले दिन से स्टेरॉयड लगा दिया। पहले दिन से जिसको भी हमने स्टेरॉयड, एंटीबायोटिक दी और लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन यानी कि खून पतला करने का हमने इंजेक्शन दिया, वो मरीज सीरियस नहीं हुआ। डेक्सोना के साइड इफेक्ट बाद में भुगत लेंगे, जान तो बची। तो जिसके इंजेक्शन पहले लग गया, मैं टिप्स दे रहा हूं, हो सकता है बहुत से डॉक्टर्स का विरोध करें, उसके थ्योरी बताएं कि वायरस रेप्लिकेट करेगा, ये बढ़ेगा। अरे वायरस को बाद में भुगत लेंगे, पहले जान बचे। ARDS में जाने से पेशेंट बचता है, केवल एक उपाय है, उसको डेक्सोना लगा दिया जाए। दूसरे नंबर पे उसको लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन दे दी जाए, कम वेट वाली जो हिपेरिन आती है, कई नामों से बाजार में आती है, वो 2 आपने दे दिए। आपकी जो एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सी काम करेगी, धीरे धीरे करेगी। हम वो धीरे क्या करेंगे, जब तक उसका काम आएगा तब तक मरीज सीरियस हो रहा है हमारा, और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है। तो ऑक्सीजन की इसलिए बढ़ी है क्योंकि हमने पहले ही मरीज को पहले दिन से नहीं पकड़ा, मरीज भी नहीं जागा, डॉक्टर भी नहीं जागा, और हम फिर बाद में चिल्ला रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, आज हो सकता है जो 5000 मैंने देखे या मेरे जैसे डॉक्टर और देख रहे हैं, वो 5000 भी अगर हम स्टेरॉयड नहीं लगाते तो 5000 मरीज के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था और करनी पड़ती। तो ये सब चाहे वो MBBS डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, आज RMP बन जाए इस मामले में। ये गलत कह रहा हूं मैं, लेकिन आपने डेक्सोना अगर दे दिया, हाई एंटीबायोटिक दे दी उसको, आपको हिपेरिन लगा दी, तो आपने उसको मौत के मुंह में जाने से एक भी ऐसा केस नहीं है कि जो डेथ के चला गया हो या भर्ती की नौबत आई हो। और पल्स ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कह रहा हूं, वो 5 लीटर की संभाल लेगा। तो आपने ये 400 बेड कोविड अस्पताल की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी व्यवस्था कैसे होगी? आज दावे से कह सकता हूं, जितनी संख्या आ रही है उतने मरीज नहीं है, मरीज ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा हो सकते हैं। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास हिमांशु, आगे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब बड़ी अहम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन और भी हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं वो जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिभुवन, बीकानेर की क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, ऐसे में सिचुएशन काफी खराब होती हुई बीकानेर आने वाले समय के लिए कितना तैयार? त्रिभुवन, सरकार ने आपको टाइम दिया है तो बहुत जरूरी कार्यों के लिए दिया है जी। कुछ बीकानेर में लगातार कोरोना का है जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। आज जो सुबह पहली रिपोर्ट आई है उसमें 776 पेशेंट है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। बीकानेर में लगातार स्थिति ऐसी है कि 800 से 900 के बीच में रोजाना जो पेशेंट आ रहे हैं। पुलिस भी है जो लगातार प्रयास कर रही है कि आम आदमी को घर में रोका जाए। कर्फ्यू का है इलाका, आपको बता दूं जहां हम भी खड़े हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो पुलिस है वो हर आने जाने वाले को है ना वो जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, और एक ऐसा जोन बना दिया है जिसमें हर आने वाले को पूछा है। CO सिटी खुद लगे हुए हैं, वो लोगों से समझाइश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोगों को घर में रहे और जो जरूरी कार्य है उसी के लिए बाहर आए। हम अभी बात करेंगे CO सिटी से कि किस तरह से उनकी व्यवस्था की गई है। सर, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं आम लोगों को घर में रहे, किस तरह की अपील है, किस तरह की व्यवस्था की आपने? व्यवस्था है तो हमारी पूरी तरह से चाक चौबंद है। पूरे शहर में 30 पिकेट्स हैं, सभी जगह एड्रेस सिस्टम है, और लोगों को बाकायदा जो हमारी मोबाइल्स है, चेतक्स है, गामाज हैं, सभी अपने PA सिस्टम से अनाउंस करके लोगों को समझा रहे हैं कि बेवजह आप घर से बाहर निकले। जैसे कि सरकार की भी मंशा है स्व अनुशासन, तो इनको खुद को अनुशासित ही होना पड़ेगा। स्व अनुशासन के हिसाब से खुद को अपने मापदंड तय करने पड़ेंगे कि कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी नहीं है। सरकार की मंशा है कि अति आवश्यक कार्य के लिए लोगों को परेशानी ना हो, वो कार्य भी निपट जाएं और लोग ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहे। तो हमें मिलकर, सभी को मिलकर ये मापदंड तय करने पड़ेंगे कि कौन से काम हमारे अति आवश्यक है, जिनके लिए हमें घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। सर, जो शहर का अंदरूनी इलाका है उसमें जो लगातार है जो ऐसी बातें आ रही हैं, अंदरूनी इलाके में जो इंटर एरिया है वहाँ पे लोग घूम फिर रही हैं, साथ में बैठे रहते हैं, पुलिस का वहाँ आवाजाही कम है। नहीं, पुलिस की तो सभी जगह आवाजाही है, लगातार डॉल्फिन, माइक्स, 52 हमारी बाइक्स है शहर के अंदर जो चारों तरफ घूम रही है। तो हर तरफ आवाजाही है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पुलिस की अप्रोच नहीं है। पुलिस सब जगह जा रही है, सब जगह लोगों को समझाइश कर रही है। कोई विशेष जैसे कड़ाई से पालन करने के लिए चालान काटे जा रहे हैं लगातार, उस पर कोई कार्य में और तेजी आएगी? नहीं, बिल्कुल चालान जो है लगातार तेज़ी से, चालानों का मतलब ये नहीं है कि हम कोई चालानों की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं,
हम ये चाह रहे हैं चालान के जरिए लोगों को घर में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने घरों में रहें। कुल मिलाकर पुलिस का कहना है कि आम आदमी है जिसपे कोई जी। चालान का डर न पैदा हो, यो इसलिए किया जा रहा है कि लोग घरों में रहे और इस खौफ से बिल्कुल त्रिभुवन, और अगर लोग समझेंगे तभी जाकर जान बच पाएगी। जन अनुशासन पखवाड़ा का मतलब ही यही होता है कि जनता अपनी जिम्मेदारी को समझे। लगातार आप सभी बने रहिए। उदयपुर से हमारे सहयोगी अविनाश भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद अविनाश के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उदयपुर में क्या स्थिति है। साथ ही तमाम रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।